देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं अमेरिका की, जहां दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक अक्षरधाम मंदिर का देर रात उद्घाटन कर दिया गया। न्यू जर्सी के रोबिन्सविले टाउनशिप में इस मंदिर का निर्माण 183 एकड़ में किया गया है। माना जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विदेश में बना ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बेजोड़ झलक आपको देखने को मिलेगी। भारत के बाहर सनातन का सबसे बड़ा ये उदाहरण है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। संस्कृति का प्रतिबिंब यहां पर अपने इस ऐश्वर्य से खड़ा है, जिसमें भारत की भूमि की सारी विशेषताएं हम लोग देखते हैं। यह संप्रदाय अकेले अलग से संप्रदाय नहीं है, यह भारत माता के सारे अंगों को लेकर के चलने वाला संप्रदाय है। हमारी प्राचीनतम अनाद्यनंत वैदिक परंपरा का एक एक अंग यहां पर अपना दर्शन देता है। भगवान की कृपा से मैंने कहा, अंतरंग में परमात्मा के साथ जो एक रस्ता समरसता निर्माण हो जाती है, यहां पर यह भव्यता, यह समृद्धि, यह दिव्यता और यह सेवा परायणता, यह सब देख करके भगवान की वाणी यहां पर निश्चित रूप से साकार हो रही है। श्री भगवान यहां पर आकर के विराजमान हो चुके हैं और हम उस मंगल क्षण के साक्षी हैं। मैं उस परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की संकल्पना का अत्यंत बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने संतों के प्रवास के पश्चात भी सैकड़ों वर्षों तक संदेश देते रहने वाले मंदिरों का निर्माण करने का व्रत लिया और एक अत्यंत महान कार्य करके दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि परम पूज्य श्री महंत जी महाराज ये चाहते हैं कि यहां पर मैं राम प्रतिष्ठा के, अयोध्या की अत्यंत भव्य दिव्य राम प्रतिष्ठा के उस महान कार्य का मंगलाचरण मैं यहां पर कर लूं। और इसलिए जितने जितने मंदिर ऐसे खड़े होते जाएंगे, उतना उतना अगला काल सुखमय होगा। ये मंदिर इंसानियत का मंदिर है, ये मानवता का मंदिर है, विश्व प्रेम का मंदिर है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मंदिर है। ये तस्वीर एक ऐसे मंदिर परिसर की है जो भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में बना है। अमेरिका में न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। आधुनिक युग में भारत के बाहर बना ये दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। बल्कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विदेश में जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। यहाँ इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। अमेरिका में बाप्स स्वामी नारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोगों ने भी तन मन धन से मंदिर के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया है। यह अनूठा मंदिर 18 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि यहाँ राम कथा संग्रहालय और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक करार होने जा रहा है, जिसके तहत अब म्यूजियम ट्रस्ट को सौंपे जाने के समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही आर्ट गैलरी भी ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं जब यहाँ रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के दूसरे राम से जुड़े प्रतीकों को भी सहेजने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अब राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी भी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण क्षेत्र को सौंपे जाने की तैयारी है। इसके लिए यूपी सरकार का संस्कृति मंत्रालय बाकायदा एक MOU करने जा रहा है, जिसके बाद भगवान राम से जुड़े 1000 से ज्यादा पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं को श्री राम ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। दोनों संस्थाओं के बीच ये करार श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र
और श्री राम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी में होगा। इस दौरान सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद होंगे। इससे पहले सरकार की तरफ से हुई कैबिनेट मीटिंग में इस समझौते के लिए हरी झंडी दी गई थी। इसमें जिन चीजों को ट्रस्ट को सौंपे जाने का फैसला किया गया है उसमें गुप्त और शुंग काल की मूर्तियां, बलुआ पत्थर की प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन सिक्के, कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, लौ और कुश की मूर्तियां हैं। इसके अलावा राम मंदिर की खुदाई वाली जगह से मिले कई अवशेष भी शामिल हैं। इसी म्यूजियम में एक आर्ट गैलरी भी है। यहाँ दुनिया भर में राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। पहले अयोध्या के तुलसी स्मारक भवन में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बाद में 13 करोड़ रुपए खर्च कर सरयू तट पर अलग बिल्डिंग बनाकर शिफ्ट किया गया। इस समझौते के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की तरफ से एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा गया था, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि संग्रहालय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाए, जिसे अब सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत के साथ आगाज किया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने सिर्फ 41.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जैसे ही भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, क्रिकेट प्रेमियों में जश्न का माहौल शुरू हो गया। ये उत्साह, ये जोश और ये जज्बा टीम इंडिया की जीत की कहानी कह रहा है। सभी के जुबान पर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने की इच्छा परवान चढ़ रही है। बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चे, ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत से सबकी उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं। इंडिया जीतेगा हमेशा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हो भी क्यों ना, 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी तो धड़ाधड़ उसके 2 रन पर 3 विकेट गिर गए। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर भारत को जीत दिला दी। विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ प्रॉपर पार्टनरशिप करके 1-2 रन करके जैसा पार्टनरशिप बिल्ड किया, फिर अपने आप वो प्रेशर बढ़ता गया ऑस्ट्रेलिया पे। फिर एक बार वो जब डबल फिगर्स में आ गए दोनों, तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ मैच गया था हाथ से। हालांकि टीम इंडिया की जीत की नींव गेंदबाजों ने रखी थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को महज 199 रन पर समेट दिया था, लेकिन उनके उम्मीदों को पूरा करने का काम विराट कोहली और राहुल ने मिलकर किया। हालांकि विराट को एक जीवन दान भी मिला, लेकिन कोहली ने विराट पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन विजयी छक्का केएल राहुल ने लगाया और फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गई। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और क्या है, इंडिया में खेल रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार। टीम इंडिया हमारी है ही बहुत वेल प्लेड टीम है, बहुत अच्छा खेलती है और हम जीतेंगे, ऐसे हमारा देश का नाम रोशन करते रहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की और रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की एक न चली। रविंद्र जाडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी के सामने नतमस्तक हो गए। जाडेजा ने 3, कुलदीप ने 2 और बुमराह ने 2 विकेट झटके और भारतीय टीम को 200 रनों का आसान लक्ष्य मिला। लेकिन एक समय ये भी नामुमकिन लग रहा था। शुरुआती ओवर में ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर चलते बने। तीनों को खाता तक खोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और कंगारू टीम को पस्त करके ही माने। कोहली ने 116 गेंदों पर 85 और राहुल ने 115 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की पारी खेलकर कंगारू टीम के जबड़े से जीत छीन ली। दोनों की पारियों के दम पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 41.2 ओवर में 201 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। कोहली और राहुल ने 5वीं विकेट के लिए 165 रनों की शानदार पार्टनरशिप की।
ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए तेज गेंदबाज हेजलवुड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया, जबकि बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 46 और डेविड वार्नर ने 41 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी काम न आ सकी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद फैंस का जोश हाई लेवल पर पहुंच गया है। अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, लेकिन नारा बस एक ही है, वर्ल्ड कप हमारा है। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एशियन गेम्स में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि भारत के खिलाड़ी चीन से अब स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया, तो खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। अपने परिवार से दूर रहकर देश के नाम मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट पर अपने परिवार से मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ खिलाड़ियों ने अपना मेडल बच्चों को पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एशियन गेम्स में ये साल भारत के लिए बेहद शानदार रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज के साथ कुल 107 मेडल अपने नाम किए हैं। अब बात सिक्किम में चल रही मिशन जिंदगी की। यहां बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। सेना ने तो पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अब लोगों को बचाने के लिए सेना की त्रिशक्ति यूनिट लगातार जुटी हुई है, जिसने अब तक कई सैलानियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है और लगातार लोगों की मदद कर रही है। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही के बीच ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें अब सभी सलाम कर रहे हैं। अपने साथियों के गुम हो जाने के बीच उनके मिलते पार्थिव शरीर ने इन्हें गम का झोंका जरूर दिया, लेकिन अभी भी सेना के जवान सैलानियों और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं है। सेना की एक खास यूनिट ऐसे लोगों की मदद में लगाई गई है। सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के इन जवानों की मदद से मुश्किलों से घिरे सैलानियों को निकालने का काम लगातार जारी है। उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने के साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी सेना की तरफ से किया जा रहा है। राज्य में 3 इलाके ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में सैलानियों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। इनमें चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन ऐसे इलाके हैं जहां बताया गया है कि सबसे ज्यादा सैलानी फंसे हैं। इन इलाकों में सैलानियों की मदद के लिए विशेष टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सेना मुश्किल और चुनौतियों से भरे इन रास्तों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सेना में इन्हीं प्रयासों की वजह से जो पर्यटक बाहर निकल कर आ चुके हैं, वो सेना के जवानों का धन्यवाद अदा करना नहीं भूल रहे हैं। Namaste. So we are here in Lachung. We are all safe. Indian Army industry is very helpful. They are very support us, and they are planning to for evacuation in very soon. Namaste. कई परिवारों के साथ कुछ दोस्तों के ग्रुप भी हैं जो दूर देश से हिंदुस्तान के इन इलाकों में सैर करने की गरज से आए थे, लेकिन आपदा की चपेट में आए और अब बाहर सुरक्षित निकलने के साथ ही सेना के जवानों का धन्यवाद करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। वैसे सिक्किम में चलाए जा रहे मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मौसम ही है, क्योंकि मौसम रेस्क्यू में रोड़ा बन रहा है बार बार। वैसे सेना के साथ प्रदेश के एजेंसियां भी मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि बचाव के काम की स्पीड को दोगुना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात मिशन एजुकेशन की। हरियाणा के पंचकूला में कलाम एक्सप्रेस फिर से शुरू हो चुका है। इसके तहत स्पेशल बच्चों को उनके स्कूल और घर पहुंचकर न केवल उन्हें पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उनकी शारीरिक चुनौतियों के लिहाज से उनका इलाज भी किया जा रहा है। इनमें हरियाणा सरकार के साथ आयुर्वेदिक कॉलेज भी अहम भूमिका निभा रहा है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बॉल पर अपनी ताकत आजमा रहा है, तो कोई किसी के पैरों को जोर देना सिखाया जा रहा है। 2, 3, 4, 5 छोड़ दो,
तो कोई ऐसा भी है जो एडिशन या जोड़ना सीख रहा है। इन सब बच्चों में एक चीज कॉमन है, इनकी ड्रेस, जिससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये स्कूल के छात्र हैं। इसके अलावा इन्हें जो चीज आपस में जोड़ती है वो है इनकी दिव्यांगता, यानी ये स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यही वजह है कि ऐसे बच्चों के लिए खुद स्कूल चलकर इन तक पहुंचता है। एम्बुलेंस नुमा ये गाड़ी ही इनका स्कूल है और इनका केयर सेंटर भी। पंचकुला में इस गाड़ी को कलाम एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इस वक्त हम स्कूल ऑन व्हील्स बस के अंदर मौजूद है और ये इस बस की अगर हम खासियत की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेड क्रॉस ने ये एक इनिशिएटिव लिया है स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें फिजियोथेरेपी से लेकर जो पढ़ाया लिखाया है वो जाएगा। फिलहाल ये जो इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के लिए लिया गया है और यहाँ पर अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करें तो लगभग 470 से ज्यादा स्पेशल बच्चे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस एम्बुलेंस को बताऊं, इस तरह की ये 2 एम्बुलेंस है जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में चल रही है, जिसे कलाम एक्सप्रेस नाम दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से तमाम तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको रखा गया है। किसी भी स्कूल में मिलने वाली शिक्षा की तर्ज पर इस एक्सप्रेस में भी बच्चों को शिक्षा मिल जाती है। बच्चे इससे सीखते हैं और एंजॉय भी करते हैं। सबसे पहले इनके टीचर के पास लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये जो बस है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या है इस बस के अंदर? सर, इस बस के अंदर मेन जो हमारे ऑर्थो के हैं, सीपीएस, सेरेब्रल पॉल्सी और आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो सीपी और ऑर्थो के बच्चे हैं उनको डॉक्टर डील करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जो एक्सरसाइज की जरूरत है वो कराते हैं। आईडी को हम स्पेशल टीचर डील करते हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो उसका लेवल है उसको हम काम कराते हैं। बेटा, जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर किस तरह से सिखाया जाता है, मजा आता है जब टीचर सिखाते हैं? यस सर, हमको बहुत अच्छा लगता है जब हमें टीचर्स सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए इस बस के अंदर और क्या क्या है जो एम्बुलेंस है? इसमें हमें एक्सरसाइजेस वगैरह हैं और क्या बोलते, मैम हमें बहुत अच्छे से सिखाती है, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड हैं हमारे पास। इसमें कई एजेंसियां मदद कर रही हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संगठन शामिल हैं। इस एक्सप्रेस को 2017 में शुरू किया गया, लेकिन कुछ बजट की दिक्कत और कोरोना की वजह से इस स्कूल ऑन व्हील्स को बंद करना पड़ा। हालांकि अब एक बार फिर इसे शुरू कर दिया गया है। फिजियोथेरेपी से जो संबंधित जो डोर टू डोर जाके डिलीवरी कर सकते हैं, इसमें सब कुछ है। ठीक है। और स्पेशल एजुकेटर जो है वो शिक्षा विभाग हरियाणा ने दिए हैं और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के हर बच्चे को, स्पेशल नीड्स के बच्चों को ये सर्विस हम मुहैया कराते हैं। इसमें धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से सहायता दी जा रही है, जबकि इसमें शिक्षक हरियाणा सरकार की तरफ से तैनात किए गए हैं। अपने आप में देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार ये इनिशिएटिव है लिया गया। उसके साथ साथ आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर 770 के लगभग है स्पेशल किड्स हैं जिन्हें ये सेवाएं हैं दी जा रही हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो समाज में अच्छे से अपना जीवन जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पंचकुला, GNT न्यूज। कलाम एक्सप्रेस स्कूलों में जाने के साथ घरों तक जा रही है, उन बच्चों के लिए जो इतने असहाय हैं कि स्कूल भी नहीं जा सकते। यकीनन ये न केवल जिंदगी बदलने जैसा है, बल्कि उनमें नया आत्मविश्वास भरने वाला भी। देखिए, यूक्रेन से आई विदेशी महिला यूलिया ने गया में रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों और नागरिकों का पिंडदान किया है। इसके साथ ही यूलिया ने विश्व शांति की कामना की। यूलिया इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं। पिछली बार जब वो भारत आई थी तब उन्होंने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। चलिए आपको मिलवाते हैं यूक्रेन की यूलिया से। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारतीय इस परंपरा का पालन तो करते ही हैं, साथ ही खुद को हिंदुस्तानी होने पर
गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन 7 समंदर पार के विदेशी मेहमान भी अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की राह पर चल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये यूलिया है, जो 7 समंदर पार यूक्रेन से गया में पिंडदान करने के लिए आई है। मंत्रोच्चारण के बीच साड़ी पहने यूलिया हिंदू रीति रिवाज के साथ देवघाट पर पिंडदान कर रही है। बड़ी बात है कि यूलिया अपने परिवार के सदस्यों का पिंडदान नहीं कर रही है, बल्कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रही है। This is not my first time I've been here before, and I felt very different after visiting Gaia, and I'm so grateful to have the chance to come here again. Now there is a war in my country. I hope this time I can do everything I can to make people in my country that had left the body a bit better. हालांकि यूलिया इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं और पिछली बार जब वो भारत आई थी तब उन्होंने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। ये पहली बार नहीं है इनका जो यहाँ पे जो ये जो दर्शन या गया का जो इनका विजिट, ये दूसरी बार अभी आई है। पहली बार अपने माता पिता सबके लिए पिंडदान की थी। इस बार विश्व शांति के हेतु से और जितने भी जो यूक्रेन और रशिया में जो इतने सारे लोगों का जो हत्या हो रहा है इनके देश में या रशिया में भी हो रहा है, वहाँ पे शांति हो, उन सब के नाम से जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आई है।